हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। ओके, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक JKSSB एग्ज़ाम अड्डा फॉर PDFs एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, हमने इसमें साइंस का पोर्शन स्टार्ट करा था जिसमें हम कर रहे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी टॉपिक पे। ठीक है, आज हमने ऐसे तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, बट थोड़ा सा हम कन्वेंशनल जो हमारा फिनिश हो चुका है उसके बारे में हम थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। ओके, कन्वेंशनल में हमने क्या पढ़ा था कि कन्वेंशनल सोर्सेज होती कौन सी हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, आपको तो पता ही है ना इस चीज़ का। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी, वुड वगैरह जो भी थी, ठीक है, सोलर एनर्जी, ये सारी हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। हमने उसके बाद पढ़ा था गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं। ओके, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इसके कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के बारे में पढ़ा था कि ये होते क्या हैं। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कन्वेंशनल की, डेट इज़ फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमने फॉसिल फ्यूल्स के अंदर इसकी बारे में पढ़ा था कि कैसे बनते हैं, डेड रिमेन से जैसे बनते हैं ये, तो इसकी पूरी फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। इसके आगे हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी। टाइप्स में कौन कौन सी टाइप थी इसकी, आई होप आपको सबको रिमेंबर होगी कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी थी। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, कोल के अंदर हमने पढ़ा था कि कोल कैसे फॉर्म्ड होता है। उसके बाद हमने इसके यूजेस भी पढ़े थे कोल की टाइप्स भी हमने पढ़ी थी। कोल की टाइप्स में थी सबसे पहले पीट, देन लिग्नाइट, उसके बाद था सब ब्यूटामिनस एंड ब्यूटामिनस। वो सब हमने पढ़ ली थी ना। इसमें से मेरे से एक स्किप हो चुकी थी वाइल एडिटिंग, एक डिलीट हो गया था एक पार्ट, तो आज हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो था एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है वो टाइप है कोल की, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है एंथ्रासाइड, कंटेन करता है 80 to 95% कार्बन कंटेंट, ये जो है कंटेन करता है। ये हार्ड होता है, शाइनी ब्लैक कलर का होता है, और इंडिया में ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, बट कोल्ड कंट्रीज़ में इसको एज अ हाउस वार्म, मतलब हाउस को गर्म करने के लिए यूज़ होता है। इन कोल्ड कंट्रीज़ इट इज़ यूज टू कीप हाउसेज वार्म। ये सिर्फ था एंथ्रासाइड कोल की बारे में, ठीक है। अब आप ये अपना जो नोट्स में है ये इंक्लूड कर लेना, ये एक टाइप। ओके, थैंक यू। देन आज हमने पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फ्लो चार्ट तो दिख रहा है जिसमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हमने सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है क्या क्या। ओके, वेट, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये है रेन्यूएबल सोर्सेज। जैसे कि आपको पता है कन्वेंशनल नॉन रेन्यूएबल थी, तो ये नॉन कन्वेंशनल जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो वापस से रिन्यू हो सकती है, ठीक है। इसको इतने मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगते, जैसे कि नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को वापस से बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते थे, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज दैट आर डिप्लेटेड एंड स्केर्सली यूज्ड by the population are called non conventional renewable resources, ठीक है। ये नॉन कन्वेंशनल जो है ये मतलब जल्दी इजीली जो है ये वो रेन्यू हो जाती है, ठीक है। और इट इज़ नॉट अ कॉमनली यूज सोर्स ऑफ एनर्जी, बट रिन्यू तो हो जाती है बट ये कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर
आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जैसे कि हमने कन्वेंशनल में पढ़ा था कि सारी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो कन्वेंशनल थी वो भी नॉन रिन्यूएबल थी। वैसे ही इसमें भी द मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। इसके एग्जाम्पल हम ये देखो, इसमें क्या क्या आता है देखो। सोलर एनर्जी है इसकी एग्जाम्पल, विंड एनर्जी है, बायोगैस, बायोमास, ये सब, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इस वजह से आपको मैं इसको ब्रीफली पढ़ाऊँगी तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाएंगे इस वीडियो के। ओके, इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे इसमें टाइप्स बताई ना, यही इसकी क्लासिफिकेशन है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी आती है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। इनमें से आपको नाम से भी यादों के मीनिंग पता चल ही रहे होंगे कि सोलर किससे बनी है, विंड किससे बनी है, टाइडल किससे बनी है, जियोथर्मल एनर्जी किससे बनी है, बायोमास एनर्जी किससे बनी है। ठीक है, कैसे ये फॉर्म्ड हुई है। ओके, देन हम यही जो हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़ी, एनर्जी फ्रॉम सी, एनर्जी फ्रॉम सी में ये सारे आ जाएंगी। ठीक है, बायोमास, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम सी हमने इसलिए रखा क्योंकि इसके बीच में टाइडल एनर्जी आएगी, वेव एनर्जी आएगी एंड ओशन थर्मल एनर्जी आएगी। ठीक है, ये तीनों जो एनर्जीज है वो एनर्जी फ्रॉम सी के अंदर इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, किसके अंदर है एनर्जी फ्रॉम सी के पार्ट्स, कौन कौन से हैं, टाइडल, वेव एंड थर्मल। ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में कि टाइडल एनर्जी होती क्या हो, ये कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, वेट, ओके, टाइडल एनर्जी यहाँ क्या लिखा है, पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ, फिर जो इसकी इंग्लिश है उसके हिसाब से आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, टाइडल एनर्जी जो है, जब वो है सी में जब वाटर लेवल इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होगा ना तो टाइड्स जनरेट होगी। किसकी वजह से जनरेट होगी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से जो है सी में टाइड्स जो है वो मतलब सी में टाइड्स जो है वो जनरेट होंगी। ठीक है, इसमें इतना है नहीं, बट आप इतना सा आपको याद रहेगा तो फिर ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो ये भी मैंने इधर यही लिखा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून वाटर लेवल इन द सी राइजेज। जब वाटर लेवल ऑफ द सी राइज होगा ना उसको हम बोलेंगे हाई टाइड। ये है ना यहाँ पे जैसे हाई टाइड, वाटर लेवल देखो दिख रहा है ना आपको, देखो ये बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाई टाइड। जब वाटर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये, उसको बोलेंगे हम, जो वाटर लेवल फॉल्स कम होगा तो हम उसको बोलेंगे लो टाइड। ठीक है, एंड द डिफरेंस इन द सी लेवल इज टाइडल एनर्जी। यही जो डिफरेंस है ना इनकी सी लेवल में, जो इनके मतलब सब चीज़ों में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइडल एनर्जी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइडल एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट, ड्यू टू हाई टाइड्स द वाटर फ्लोज इनटू द डैम्स। जो मतलब हाई टाइड्स की वजह से, देखो ये हाई टाइड्स है ना, ये डैम आ गया आपका। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, टर्बाइंस है। जो हाँ टर्बाइंस तो हर में होगी ना, क्योंकि जनरेट उसी के उसके ऊपर फ्लो पड़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी आगे ट्रांसफार्मर में जाके। ठीक है, क्या लिखा है, द वाटर फ्लोज इनटू द डैम and during low tides water flows out which results in the moving of the turbines। वाटर जो फ्लो करेगा ना डैम्स के अंदर से, लो टाइड जब अगर लो टाइड्स होगी तो वाटर जो फ्लो निकलेगा ना उसके बीच में से, उसकी वजह से जो टर्बाइंस है ना, ये टर्बाइंस रोटेट करेंगी। ठीक है, मूव करेंगी फ्लो की वजह से। ठीक है, अगर कम फ्लो होगा तब भी, जब हाई फ्लो होगा तब भी ये रोटेट करेंगी। रोटेट करने के बाद ही आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि आगे ट्रांसफॉर्म आगे जो होगा वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन,
To harness the power of tides, a dam is built near the coastal areas. The dam has a large gate to let the water in and out. Low head hydraulic reversible turbines, which in turn generate electricity. Okay. अब हमें इसकी मतलब जो पावर ऑफ टाइड्स है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डैम में बनाना पड़ेगा उस एरिया में, ठीक है, नियर द कोस्टल एरियाज़, ठीक है। देन हमें जो डैम के जो गेट्स होते हैं वो लार्ज रखने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वाटर इन आउट हो सके, ठीक है। उसकी वजह से जब टर्बाइंस घूमेंगी इन टर्न वो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दीज टाइड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नोन एज टाइडल पावर। ये जो टाइड्स होंगी ना, लो टाइड एंड हाई टाइड, ये जो टाइड्स होंगी ना ये प्रोड्यूस करेंगी इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलेंगे टाइडल पावर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे हम उसको, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी टाइड्स उसको बोलेंगे हम टाइडल पावर। ओके, देन अब हमने इसके एडवांटेजेस कहाँ गए, इसके एडवांटेजेस हमने पढ़ने थे, आई थिंक इसमें मिसप्रिंट हो चुके हैं इसके एडवांटेजेस, मैं ऐड ऑन कर लूँगी बट आपको मैं समझा देती हूँ, ठीक है, इसमें ऐड ऑन करके आपको भेज दूँगी। इसके एडवांटेजेस है टाइडल एनर्जी के, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये इसलिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। हाई पावर आउटलेट होगी इसमें। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो होगी ना, तो इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो तो हाई होगी, ठीक है, बट इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस और मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। और ये इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये एक था इसके सारे एडवांटेजेस। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये तो आपको पहले ही पता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल में फॉल करते हैं। हाई पावर आउटलेट है। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो इसको बनाने में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो तो थोड़ी हाई जाएगी। अब ऑब्वियस से कोई आप चीज़ बनाओगे तो उसमें तो खर्चा तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा हाई आएगा। डैम्स वगैरह बनाने में भी जो उसका खर्चा होता है वो भी तो ज़्यादा ही होता है ना वैसे, ठीक है, बट इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसको मेंटेन करने के लिए जो लगेंगे चार्जेस वगैरह वो कम होते हैं, ठीक है। और ये इट इज़ एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। देन अब हमने इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। हमने इसके एडवांटेजेस तो पढ़ लिए ना, अब हमने इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। अब डिसएडवांटेजेस जैसे आपने एडवांटेजेस में पढ़ा कि कॉस्ट इसकी हाई होती है, कॉस्ट तो इसकी हाई होती है इसलिए ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगा क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ जो सी वेव्स है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होगी, दे कैन बी डैमेज टू पावर जनरेशन यूनिट्स। इसकी जो सी वेव्स की ऑब्वियस आपको पता ही होगा कि जब सी वेव्स की इंटेंसिटी होती है जब वो एक ही बार आती हैं तो उसके लिए वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। हमें क्या पता कि किस टाइम पे वो तेज़ हो जाएंगे, किस टाइम पे वो स्लो है, स्लो का तो है ठीक है चलो, तेज़ किस टाइम पे हमें नहीं पता होता है ना, तो वो डैमेज करती किसको, पावर जनरेशन यूनिट्स को जो हमने लगाए होते हैं टाइड्स को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करने के लिए, ठीक है। द एक्चुअल जनरेशन इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस टाइड ओनली हैपन्स twice a day, so electricity can be produced only for that time. The actual generation जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। जो टाइड्स होगी ना वो दिन में मतलब 2 बार ही होंगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो होगी उसी टाइम जो है वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये भी हमारे डिसएडवांटेज ही हुआ ना एक किस्म का, कि जब मतलब जब टाइड्स हैपन होंगी उस वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे प्रोड्यूस कर पाएंगे हम। अब हमने डिसएडवांटेज में क्या पढ़ा, इसका डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ हाई, इंटेंसिटी ऑफ सी वेव्स इज़ अनप्रिडिक्टेबल, देयर कैन बी डैमेज टू पावर जनरेशन यूनिट्स। नेक्स्ट वन क्या था, द एक्चुअल जनरेशन इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
the tides only happen twice a day, so electricity can be produced only that time. Okay, अब हम इसके पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स पढ़ लेते हैं. इसके दो तरह के थे. वेट, टाइप्स ऑफ, अब हमने पढ़ने हैं टाइड्स. These are there are high and low tide which are defined specifically as follows. ठीक है, पहली आएगी स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड. स्प्रिंग टाइड में क्या है, इट यूजुअली ऑकर्स ऑन फुल मून नाइट्स. कब ऑकर होंगी, फुल मून नाइट्स में. व्हेन द मून एंड सन एंड द अर्थ आर अलाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ये देखो जैसे ये दिख रहा है ना, ये आ गई ना स्प्रिंग टाइड्स. क्या आ रहा है इसमें, जब मून एंड द सन आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन अर्थ में. देखो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, ल्यूनर टाइड्स एंड सोलर टाइड्स. इसकी वजह से जो है वो ऑकर होंगी. ठीक है, ड्यू टू aligned in a straight line resulting in high tides due to the strong gravitational fields. मतलब strong gravitational fields की वजह से जो high tides होंगी इसमें. ठीक है, then आ गया neap tide. It usually occurs in the quarter moon night when the gravitational pull of moon and sun are extremely weak due to the contracting efforts of each other. This result in the generation of weak tides marked by the negligible difference between the low and high tides. ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो मून एंड नाइट ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन एंड मून जो होगी ना वो बहुत लो होगी और क्वार्टर में होगा. देख रहे हो ना, तो इसी वजह से जो डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो टाइड्स होंगे वो वीक होगी, जनरेशन ऑफ वीक टाइड्स होंगी. ठीक है, इनकी डिफरेंस की वजह से. ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे. अब हम ना यस, टाइडल एनर्जी इन इंडिया में कौन कौन सी टाइडल एनर्जी है. ओके, according to the estimate of Indian government, the country has a potential of 8,000 megawatt of tidal energy. क्या होगा, 800 megawatt of tidal energy. ठीक है, अगला, this includes about 7,000 megawatt in Gulf of Cambay in Gujarat and 1,200 megawatt in the Gulf of Kutch and 100 megawatt in the Gangetic deltas in the Sundarban region of West Bengal. WB मतलब वेस्ट बंगाल, पता तो होगा ये आप सबको, है ना. टाइडल एनर्जी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, the country has a potential of 8,000 megawatt of tidal energy. ये मेगावाट है, MV नहीं है, MW है. ठीक है, this includes about 7,000 megawatt in the Gulf of Cambay in गुजरात में है, 1,200 मेगावाट गल्फ ऑफ कच्छ में है और 100 मेगावाट जो है वो गंगेटिक डेल्टाज में. कहाँ, सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, ओके, चलो हम पहले देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा. फिर हमारी रह गई वेव एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पढ़ी कि क्या होती है, रेनेबल, नॉन रेनेबल. फिर इसके पार्ट्स में हमने एनर्जी फ्रॉम सी पढ़ा. सी के बीच में हमने टाइडल है, वेव एंड ओशन है, बट हमने अभी फ़िलहाल सिर्फ टाइडल एनर्जी करी है. ठीक है, टाइडल एनर्जी में हमने ये पढ़ा क्या, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइज हो जाएगा. ठीक है, इसके में हमने ये पढ़ा, डायग्राम से हमने समझा. फिर इसके एडवांटेजेस हमने पढ़े, वो इसमें एडिट करके मैं डाल दूँगी. ठीक है, PDF. डिसएडवांटेजेस पढ़े, फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ ली, जो मेन टाइप्स थी इसकी. टाइडल एनर्जी इन इंडिया पढ़ लिया कि क्या क्या कौन कौन सी कहाँ कहाँ है.
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेव एनर्जी, क्योंकि हमारी टाइडल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे वेव एनर्जी, ठीक है। ये है ना वेव एनर्जी। वेट 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 वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या होती है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेव से होती है वेव एनर्जी, ठीक है। किससे होती है? वेव से। नाम से आपको पता चल ही रहा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने इंग्लिश में इसको लिखा है, ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ सी वेरी फास्ट सी वेव्स मूव्स ऑन इट्स सरफेस। अब जब भी हवा तेज़ स्पीड से चलेगी ना, जो ऊपर वाला सरफेस सी लेवल होगा वेव्स का, वो जब उसमें वेव्स जनरेट होंगी, जब भी तेज़ हवा चलेगी उसमें सरफेस में क्या होगा? वेव्स जनरेट होंगी। किसकी वजह से? ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ द विंड की वजह से, ठीक है। जो ऊपर वाला लेवल होता है ना, जो ऊपर वाला सरफेस एरिया होता है सी का, वो जब हवा चलेगी तो उसके बीच में वो वेव्स जनरेट करेगी, ठीक है। तो उससे हमें वेव एनर्जी बनेगी। अब क्या? ड्यू टू हाई स्पीड की वजह से सी वेव्स हैज़ अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब ज़्यादा स्पीड की वजह से, स्पीड हाई होने की वजह से जो सी वेव्स होंगी उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। द नेक्स्ट आ गया द एनर्जी ऑफ मूविंग सी। द एनर्जी ऑफ मूविंग सी वेव्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो मूविंग सी वेव्स होंगी ना, जो हवा की वजह से वेव्स बनेगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है बच्चों। देन wave energy wave energy be a visible proposition only when waves are very strong। वेव एनर्जी तभी होगी जब वेव्स जो होंगी उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जब होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी, उसकी वजह से जो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से जनरेट होगी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ renewable energy that can be harnessed from the motion of waves। वेव्स की मोशन की वजह से वो बनेंगी, और ये क्या है? रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल के अंदर आती हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इट इज़ कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि हमने वेव एनर्जी में क्या पढ़ा। वेव एनर्जी में पढ़ा वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ सी की वजह से होती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है। जो मूविंग सी वेव्स होती है वो जनरेट करती हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेव एनर्जी आपका इतना ही था, इसमें इतना ही है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका क्या। अब हमने हमारा रह गया इसके बीच में क्या? एनर्जी फ्रॉम सी के बीच में क्या रह गया? अब हमारा लास्ट पार्ट, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन मतलब सी से या वाटर, थर्मल हीट एंड एनर्जी तो आपको पता ही है, ओशन से एनर्जी जनरेट होगी किसकी वजह से? हीट की वजह से, ठीक है। द ट्रॉपिकल ओशंस एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। जो ट्रॉपिकल ओशंस होते हैं वो सोलर एनर्जी के बारे में मैं आपको आगे वाले टॉपिक में पढ़ाऊँगी क्या होता है। वो काफ़ी अमाउंट ऑफ मतलब सोलर एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करते हैं। जो सरफेस होता है ओशन का वो एज अ कलेक्टर ऑफ हीट होता है, वाइल द टेम्परेचर इन द डेप्थ इज़ 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस लोअर, ठीक है। इसको मैं आपको सिंपली ऐसे समझाती हूँ। जस्ट देखो, ये वाटर है, ये कौन सा वाटर हो गया? सरफेस वाटर हो गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? वाटर इन डेप्थ में, ये पानी है बीच में, ठीक है। जब सन रेज जो है,
सन रेज जब ऊपर वाले वाटर पे, सरफेस वाटर पे पड़ेंगी ना, तो जो इनका टेम्परेचर होगा ना वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो टेम्परेचर इसका होगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा हल्का सा। बट जो डीपर पोर्शन पे टेम्परेचर, डीपर पोर्शन का जो टेम्परेचर है ना वो मतलब कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, जो ठंडा हो जाए, ठंडा रहेगा नीचे से वो, ठीक है। और इसी जो मतलब टेम्परेचर के डिफरेंस को हम बोलते हैं, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही जो क्या बोलते हैं इसको, ये एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। अब इसके इसके बीच में हमें, इस डिफरेंस के बीच में हमें कितना टेम्परेचर है जो चाहिए, हमें 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। द डिफरेंस इन द, देखो ना ये जैसे यहाँ पे, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, इट इज़ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, द वाटर, द सरफेस वाटर इज हीटेड, जैसे बोला, इज यूज टू हीट सम लो बॉइलिंग ऑर्गेनिक फ्लूइड सच एज अमोनिया एंड प्रोपेन होंगे, ठीक है। व्हेन द वेपर प्रोड्यूस will run the heat engine, the water at the surface of the sea is heated by sun while the deeper section is relatively cold, जैसे मैंने आपको बताया। So there is always a difference between the temperature of the water at the surface and the deeper level. The device is used to harness the OTET is called, OTET क्या होता है, ocean thermal ocean thermal एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट्स, ठीक है। सर्वलर सच प्लांट्स वर बिल्ट इन फ्रांस, जो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं वो कहाँ बिल्ट है, फ्रांस में। कैपेसिटी क्या है उसकी, 7.5 मेगावाट्स। इन इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है ना, DNES, हैज़ प्रपोज अ सेटअप टू 1 मेगावाट पावर प्लांट इन लक्षद्वीप में, ठीक है। एक बार इसका फिर से हम पढ़ लेते कि आपको मैंने क्या बोला इसमें, वेट। ओशन थर्मल एनर्जी, द ट्रॉपिकल ओशंस एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, द surface of oceans act as collector of heat while the temperature in the depth is 20 to 25 degree lower. The difference in the temperature इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, द डिफरेंस होगा उसी से हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ऑब्टेन्ड होगी। इट इज़ द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी का इनडायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि सोलर सन से होती है तो हमें भी तो इसमें सन की ज़रूरत पड़ती है ना, सन की एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है ना इसमें। द जो सरफेस, आगे क्या बोला है इन्होंने, द सरफेस वाटर विच इज़ हीटेड इज़ यूज टू हीट some boiling organic fluids such as ammonia and propane extra, then the vapor produced will run the heat engine. The water at the surface of the sea is heated by the sun, जो सरफेस होगा वो सन से हीट हो जाएगा, सन की वजह से। बट द जो डीपर पोर्शन है इसका नीचे, उसका टेम्परेचर जो होगा वो कोल्ड ही रहेगा, ठीक है। और यही जो डिफरेंस है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द सरफेस एंड द डीपर लेवल, ठीक है। और जो डिवाइस यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट्स, OTEC, ठीक है। सर्वल प्लांट्स जो है वो फ्रांस में बिल्ड हो रही है, बट उनकी कैपेसिटी क्या है, 7.5 मेगावाट। इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है ना, वो सेटअप कर रहे हैं 1 मेगावाट OTEC पावर प्लांट इन, कहाँ पे, लक्षद्वीप में, ठीक है। अब हम क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा आज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ा, उसमें सोलर हमने आज पढ़ा, सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल एंड थर्मल। इसके बीच में हमने आज पढ़ा टाइडल एनर्जी, जो कहाँ से जनरेट होती है, जो किसके अंदर फॉल करती है, एनर्जी फ्रॉम सी के अंदर फॉल करती है। टाइडल भी हमने ख़त्म कर ली आज, वेव भी कर दी, ओशन थर्मल एनर्जी भी कर ली हमने आज फिनिश, ठीक है। फिर टाइडल के बारे में पढ़ा, कैसे जनरेट होती है, कैसे इससे जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसके एडवांटेजेस पढ़े, इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े, फिर इसके टाइप्स पढ़े, फिर टाइडल एनर्जी इंडिया में कौन कौन सी है वो पढ़ी, वेव एनर्जी के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया, इसमें
कैसे जनरेट होती है, ठीक है, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। फिर लास्टली हमने पढ़ा है ओशन थर्मल एनर्जी, कि ये कैसे जो है ये कैसे बनती है, ये इसमें क्या डिफरेंस की वजह से एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। आई होप आप सबको इस लेक्चर में समझ आई हो। थैंक यू सो मच।